हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 1। आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में जो बेसिक चीज़ें हैं, यह सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कब कब क्या क्या कंट्रीब्यूशन की, जो आज हमारे पास सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के नाम से एक सब्जेक्ट है, ये कब से ओरिजिनेट हुआ और इस पर कौन कौन से अपने वक्त के मायाजाल साइंसदानों ने काम किया और इसकी डेवलपमेंट हुई। तो बच्चों, अपना कमरा बंद, दिल भी बंद, और कॉपी पेंसिल निकाल के अगल बगल की जितनी भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनको खत्म कीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री लेक्चर नंबर। तो बच्चों, ये बात है 1801 की। 1801 की। 1801 के अंदर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था थॉमस यंग। थॉमस यंग को अपने वक्त में एक टारगेट दिया गया था कि वो जो लाइट है उसका बिहेवियर को चेक करे कि आया कि वो वेव है या पार्टिकल है, और वो लाइट की वेव नेचर पे काम कर रहा था। तो थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो हमारी किताबों में बहुत मशहूर है, जिसका नाम है, जिसको हम जानते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया, उन्होंने एक कोहेरेंट लाइट सोर्स लिया। कोहेरेंट लाइट सोर्स लिया और इसके सामने एक स्लिट रख दी, और एक उसके कुछ फासले पर एक दूसरी स्लिट भी रख दी, जिसको उसने S1 का नाम दिया और इसको S2 का नाम दिया। जब लाइट यहां से पास हुई तो लाइट का जो बिहेवियर था वो कुछ इन दो जो छोटे छोटे स्लिट्स हैं यहाँ से गुजरते हुए इन होल से पिन होल बहुत बारीक थे, लाइट में अपना बिहेवियर चेंज कर दिया इस तरह से। और जो यहाँ से गुजरी उसने भी अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। और उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ जगह पर व्हाइट फ्रिंजेस आ रहे हैं और कुछ जगह पे डार्क, और ये कंसेप्टिव है, डार्क व्हाइट डार्क व्हाइट। उन्होंने जो ये दो स्लिट्स हैं ये डी फासले पर रखी, और जो दो इन पिन होल्स का डिस्टेंस है, दिस वन, ये स्मॉल डी था। और जो वेव लेंथ थी, वेव लेंथ जो लाइट उन्होंने कोहेरेंट लाइट यूज की, उसकी वेव लेंथ भी ऑलमोस्ट इक्वल टू डी थी। और उन्होंने यहाँ से जो कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कहा कि जहाँ पे व्हाइट फ्रिंज बनता है, व्हाइट ब्राइट, वो होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। उनका जो पाथ होता है वो ये होता है। और जो डार्क फ्रिंजेस होते हैं, उनका जो फार्मूला उन्होंने ड्राइव किया वो था साइन थीटा इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। ठीक है। तो ये एक इंटरफेरेंस थी इन वेव्स की, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी। जो डार्क फ्रिंजेस थे ये थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ब्राइट फ्रिंजेस थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। तो ये था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद 1867 में विलियम प्रोब्स
नाम तो सुन रखा होगा 1867। सर विलियम क्रोक्स, इन्होंने कैथोड रेज डिस्कवर की थी। किताबों में बहुत नाम मिलता है इनका। सर विलियम क्रोक्स, इन्होंने कैथोड रे डिस्कवर की, और इन्होंने ये कहा कि कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिव एनोड से निकलती हैं, और सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, ठीक है। और इन्होंने कुछ इस तरह का सेटअप किया था, ये आउट पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह का एक सेटअप था। इन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पर हम कोई चीज रख दें उसका साया भी बनेगा। अगर हम यहाँ पर एक व्हील रख दें तो जो लाइट कैथोड रेज जो है वो इस व्हील से टकराएंगी, तो व्हील जो है वो रोटेट करेगा। तो इसका मतलब ये था कि इन्होंने ये कहा कि जो कैथोड रेज हैं उनकी नेचर पार्टिकल नेचर की है, लेकिन ये मैथमेटिकली उस टाइम तक वो प्रूव नहीं कर सके थे पार्टिकल नेचर को, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि जो कैथोड रेज हैं वो व्हील को रोटेट कर सकती हैं, और फिर वो साया भी बनाती हैं, जिस तरह के हमारा भी साया पीछे बन रहा है। ओके, यहाँ तक। उसके बाद इन 1895 आपने नाम सुना होगा विलियम रोएंटजेन का। इन 1895 रोएंटजेन का नाम सुना होगा बच्चों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सरे डिस्कवर की, एक्सरे डिस्कवर। ये अपनी लैब में जनाब काम कर रहे थे, इनका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर काम था। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि इनके रूम में लैब में एक फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी थी, शायद एल्यूमिनियम की थी या बेरियम की थी। तो इन्होंने देखा कि जब ये काम कर रहे थे कैथोड रे पर ही, तो इनकी स्टडी थी कि कैथोड रे से जो लाइट जो रेडिएशन निकलती हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं, उनको उनकी रेंज क्या है और वो किस तरह से देखते हैं, उनकी नेचर क्या है। तो इन्होंने देखा कि जो इनकी प्लेट थी, जो एक शीट पड़ी थी एल्यूमिनियम की, तो वहां पे धब्बे बने हुए थे, ठीक है। धब्बे बने हुए थे, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो रेडिएशन निकली है वो वाकई तौर पर सही, बहुत सही इम्कान है कि वो कैथोड रे से ही निकली है, कहीं और से नहीं आई है। तो फिर इन्होंने उस पर सर्च की, और फिर नवंबर 1895 में, नवंबर 1895 में सबसे पहले अपनी वाइफ का लेफ्ट हैंड एक्सरे किया, ठीक है। रोएंटगेन ने सबसे पहले, अब इस तरह से 1895 जो यह साल है, ये इस डिस्कवरी का और इस रेवोल्यूशन का एक साल है कि जहाँ पे मेडिसिन के शोबे में सबसे पहली एक्सरे को इस्तेमाल किया गया। और पूरा अगर आप देखें तो पूरा जो है एक एक्सरे का एक हाथ बना हुआ है, और उन्होंने एक रिंग भी पहनी हुई है, ठीक है। तो ये था एक्सरे की डिस्कवरी, ठीक है। और फिर इसके बाद ब्रैग, हेनरी ब्रैग, और जो है उनके बेटे हैं, सॉरी हेनरी ब्रैग फादर हैं, और उनके बेटे हैं लॉरेंस ब्रैग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सरे पे ही, वो भी एक्सरे पर ही काम कर रहे थे। तो हेनरी ब्रैग के जो बेटे हैं वाल हैं वो लॉरेंस ब्रैग, सॉरी लॉरेंस ब्रैग, तो वो बचपन में ना एक साइकिल से गिर गए थे। जब वो साइकिल से गिरे तो उनका जो है एक्सरे किया था हेनरी ब्रैग ने। तो इस तरह से उनको बहुत क्यूरियोसिटी थी एक्सरे के बारे में। हेनरी ब्रैग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये गालबन हुआ था 19
1913 में, ठीक है, 1913 में हेनरी ब्रैग और लॉरेंस ब्रैग, ये एक वाहिद फादर सन टीम है साइंस की दुनिया में जिन्होंने नोबेल प्राइज भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये साइकिल से गिर गए थे, तो इनकी बालों की एक हड्डी दो जगह से टूट गई थी, तो फिर इन्होंने इनका एक्सरे किया था, तो ये भी कहा जाता है कि 1913 में इसके बाद जो एक्सरे है वो बहुत ज्यादा आम हो गया था मेडिसिन, ठीक है। लॉरेंस ब्रैग जब 25 ईयर्स के थे, मात्र 25 ईयर्स, तो इन्होंने एक्सरेज जो है इनको देखा, इन्होंने कहा कि कुछ रेज ऐसी हैं जो जब क्रिस्टल पे पड़ती हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो तब्दील हो जाता है, कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो फिर उन्होंने एक पूरा एक प्रिंसिपल दिया जिसपे आज की सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जितने भी हमारे डायमंड्स हैं, जितने भी हमारे क्रिस्टल्स हैं, मोती हैं, नग हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा भी डिफरेंट कंट्रीज में हैं, जितनी भी मिनरल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, और मटेरियल की सारी साइंस, मटेरियल साइंस, मिनरल केमिस्ट्री जो है, जितने भी हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, सिंगल क्रिस्टल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोटीन हैं, जितने भी उनके डीएनए का स्ट्रक्चर भी एक्सरेज के थ्रू ही स्टडी किया जाता है। तो ये बहुत वास्ट फील्ड है। तो इससे पहले हमने ये देखना है, डिफ्रैक्शन से पहले एक्सरे डिफ्रैक्शन के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस, तो हम ये देखते हैं रिफ्लेक्शन। बच्चों, लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, वो नॉर्मल से परे हट जाती है। मान लो कि जो नॉर्मल होता है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये एक लाइट है, इंसिडेंट यहाँ पे एंगल थीटा आई बना रही है, ठीक है। तो जब ये सरफेस डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये अपनी सतह से दूसरी तरफ हट जाएगी, सीधी नहीं जाएगी, दूसरी तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन एक टाइम और यहाँ पर ये एंगल जो है वो बनाएगी थीटा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम इस एंगल को इंक्रीज करते जाएं, थीटा आई को इंक्रीज करते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि अपनी सरफेस के साथ 90 का एक एंगल बना लेगी, तो इसको हम कहेंगे कि ये है क्रिटिकल एंगल, वो भी हम बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन, ओके। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आर लिखें, रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर हम आते हैं रिफ्लेक्शन पे, कि जब एक सरफेस है रेयर डेंसर, जब लाइट जो है अपनी तरफ थीटा आई बनाएगी इंसिडेंट, तो ये वापस मीडियम में वापस भी नहीं आएगी और आगे भी नहीं जाएगी, ये इस सरफेस के साथ ही मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और जब रिफ्लेक्टेड बीम रिफ्रैक्टेड बीम एक 90 का एंगल बनाती है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और जो थीटा आई है, ये थीटा आई नहीं रहता, ये थीटा सी बन जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जब जब सुन लें, तो जल्दी से फोकस फोकस इधर रखना है, कि जब थीटा आर 90 का हो जाए तो थीटा आई जो होता है वो थीटा सी होता है,
जब रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 का हो जाता है तो उस टाइम जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल होता है। अब आते हैं हम, ये था हमारा रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल। यहां पर हम बनाते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में बच्चों जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है या रेयर से डेंसर में आती है तो ये वापस मुड़ जाती है। यहाँ पर जो एंगल बनाएगी वो थीटा आई, और इस यहाँ पर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो थीटा आर, और थीटा आई और थीटा आर इक्वल होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। अब आते हैं बच्चों डिफ्रैक्शन की तरफ, जो कि रिफ्लेक्शन की ही एक टाइप है। यहाँ अगर एक और केस ये है कि यहाँ पर एक मीडियम है रेयर डेंसर, तो अगर लाइट यहाँ पर आए नॉर्मल के साथ है बिल्कुल, तो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, आर नहीं होगी, वापस जाएगी। तो यहाँ पे थीटा आई जीरो होता है और थीटा आर भी जीरो ही होता है। एक और बात, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से परे हट जाती है। मतलब ये कि यहाँ पर इस सूरत में जो थीटा आई होता है वो छोटा होता है थीटा आर से, राइट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कभी कि ये रियल मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है और लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है, ये थीटा आई है और ये थीटा आर, कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और इस सूरत में हमारे पास जो थीटा आई होता है वो बड़ा होता है थीटा आर से। थीटा आई जो है वो होगा बड़ा थीटा आर से। तो ये था हमारा बेसिक। अब हम ये मिटा के आप इसको नोट कर लें, फिर हम पढ़ते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन और हेनरीज लॉ। मैं साइड पे हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज कर लें और इसको नोट कर लें।